हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। तो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति को जन्म से जो अधिकार प्राप्त होते हैं ना, वह अधिकार होते हैं मानव अधिकार। और मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रॉपर परिभाषा भी दी गई है। तो उस परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता, इन सभी के भेदभाव के बिना जो अधिकार दिए जाते हैं, जो जन्म से अधिकार दिए जाते हैं, वह अधिकार कहलाते हैं मानव अधिकार। और मानव अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी अधिकार आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। तो परीक्षा की दृष्टि से यदि कुछ प्रश्न जो याद करने के लिए हैं इसमें, तो यही है कि इसकी स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई। अब इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में हम देखते हैं कुछ तथ्य। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, परंतु यह एक संवैधानिक संस्था है। अब गैर संवैधानिक संस्था है, इसका क्या मतलब हुआ कि संविधान में जिस भी संस्था का वर्णन होता है, आयोग का वर्णन होता है, मूल संविधान में जिसका भी वर्णन होता है, तो वह क्या हो जाती है? संवैधानिक हो जाती है। तो मानव अधिकार आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए एक गैर संवैधानिक संस्था है, परंतु यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी आयोग की स्थापना या किसी भी चीज की स्थापना इसके संविधान में अधिनियम पारित करने के पश्चात की जाती है ना, तो वह एक संवैधानिक हो जाता है। तो इस तरह हमारा मानव अधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, परंतु एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद हम देखते हैं यह एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था मतलब कि मानव अधिकार आयोग अपने निर्णय स्वयं के अनुसार देता है, यह किसी भी संस्था के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था का क्या मतलब हुआ कि इसके पास न्यायालय के समान कार्य कर सकता है, इसका एक अध्यक्ष होता है जो जज होता है, परंतु इसके पास पूरे न्यायालय के जैसे न्याय नहीं होते हैं। ये काम करता है CPC राइट के तहत, जिसके तहत यह दीवानी मामलों पर तो अपने निर्णय दे सकता है, पर फौजदारी मामलों पर निर्णय नहीं दे सकता है। तो ये दीवानी मामले क्या होते हैं? वैसे तो दीवानी मामलों के अंतर्गत धन संबंधी मामले आते हैं, जिसके तहत किसी के धन का लेन देन, ये सब मामले आते हैं दीवानी मामले के अंतर्गत। और फौजदारी मामले क्या होते हैं? तो आपराधिक प्रवृत्ति के मामले फौजदारी मामले होते हैं, जैसे कि चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट, ये सभी मामले आपराधिक मामले जो होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं। तो मानव अधिकार आयोग दीवानी मामलों पर अपने निर्णय दे सकता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तो मानव अधिकार आयोग उस व्यक्ति के लिए कार्य कर सकता है, परंतु ये फौजदारी मामलों पर अपने निर्णय नहीं दे सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना। हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अब संरचना देखते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं अथवा नहीं होते हैं, हम ये सब चीजें देखते हैं। तो आइए देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल टोटल 9 सदस्य होते हैं। एक होता है इसका आयोग का अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य अध्यक्ष जो होता है और अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ये हटते हैं, पर ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। यदि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल जो रहता है वह कंप्लीट हो गया है, पर आयु 70 वर्ष की नहीं हुई हो, तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही। तो अध्यक्ष के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बनने के पात्र होते हैं। सदस्य जो टोटल 8 सदस्य होते हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 4 सदस्य, मानद सदस्य होते हैं अन्य 4 सदस्य। तो पूर्णकालिक सदस्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो, भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो, और अन्य जो 2 सदस्य बचते हैं, 2 सदस्य तो हो गए भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में न्यायाधीश हो या पूर्व में रहा हो, दूसरा भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो वर्तमान में या फिर पूर्व में रहा हो। अन्य 2 सदस्य कौन कौन से
होते हैं जिन्हें मानव अधिकार आयोग के संबंध में पूर्णतः ज्ञान होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं मानद सदस्य, मानद या पदेन सदस्य देखते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, इसका एक सदस्य होता है। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। अब ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक प्रॉपर समिति होती है और उस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो हम पहले उस समिति को देख लेते हैं। तो हमने देख लिया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के टोटल 9 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य। तो ये जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो ये जो समिति, जिस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उस समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समिति के अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष हो गया इस समिति का प्रधानमंत्री। उसके बाद इस समिति, नियुक्ति समिति के अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक होता है सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, मतलब विपक्षी दल के दोनों मुख्य सदनों के दोनों विपक्षी दल के नेता भी इसके सदस्य होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। और इसके अलावा कौन सदस्य होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। तो उच्चतम न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है या उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, परंतु नियुक्ति के लिए सलाह कौन देता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति के लिए सलाह देता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मानव अधिकार आयोग का नियुक्ति समिति को। तो इसमें प्रमुख प्रश्न क्या था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई। और इसमें समिति में टोटल अध्यक्ष कितने होते हैं? टोटल सदस्य कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और साथ 8 अन्य सदस्य, टोटल 9 सदस्य होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे। इसके बाद अब हम देखते हैं मानव अधिकार आयोग की सीमा और इसके कार्यों को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हमने देख लिया, इसके सदस्य, कार्यकाल सब कुछ देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी आयोग की सीमाएं देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहां तक कार्य कर सकता है, किस प्रकार के कार्य कर सकता है। तो क्या होता है कि आयोग के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि मानव अधिकार आयोग के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है, केवल इसकी 9 सदस्यीय एक आयोग होता है। दूसरी बात, अधिकतर मामलों में यह क्या करता है कि संबंधित सरकार को मामले की जांच का आदेश दे देता है। मतलब जिस भी राज्य का मामला होता है, मानव अधिकार आयोग उसी राज्य सरकार को जांच के आदेश दे देता है। और क्या है कि पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होता है। व्यवहारिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि ये केवल न्याय देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, परंतु ये न्याय नहीं दे सकता। इसके द्वारा दिया गया न्याय मान्य नहीं होगा। न्याय न्यायालय द्वारा ही दिया जाएगा। तो क्या होता है कि पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होता है। और इसी के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी ने इसे क्या कहा है? इंडिया टीजिंग इल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराबजी ने इसे क्या कहा है? इंडिया टीजिंग इल्यूशन की इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब ये क्या है कि मात्र सिफारिश का अधिकार है इसके पास। हमने पहले ही देख लिया कि व्यवहारिक न्याय दे सकता है केवल, तो इसके पास क्या है कि मात्र व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होता है, मात्र सिफारिश का अधिकार होता है, निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। और आयोग जिन घटनाओं की शिकायत, मतलब आयोग में आता है कि किस प्रकार की घटना की जांच आयोग कर सकता है। तो कोई भी घटना जो 1 वर्ष के अंदर घटित हुई होती है ना, उसी घटना की जांच कर सकता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो आयोग जिन घटनाओं की शिकायत घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है, उनकी जांच नहीं कर सकता है। यदि कोई भी घटना हो चुकी है, उसकी जांच 1 साल बाद इसकी शिकायत दर्ज की जाएगी, तो आयोग उसके संदर्भ में जांच नहीं कर सकता है। अक्सर सरकार या तो आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या फिर उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। और राज्य मानव अधिकार आयोग के केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता। केंद्र सरकार से राज्य मानव अधिकार आयोग किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकता। अर्थात सशस्त्र बलों के संदर्भ में, सशस्त्र बल मतलब थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इन सशस्त्र बलों के संबंध में राज्य सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती है। ओके, फिर अगला पॉइंट है कि केंद्रीय सशस्त्र बल के संदर्भ में राज्य मानव अधिकार आयोग की शक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्ति सीमित होती है। सशस्त्र बलों के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को
दिए गए हैं। तो ये था मानव अधिकार आयोग। अब इसके बाद मानव अधिकार आयोग का इतिहास क्या था, इसकी शक्तियां क्या क्या हैं और मानव अधिकार आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, ये सब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।